चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री का अध्याय 2 चल रहा है और ये धातु, अधातु और मिश्र धातु। 5000 क्वेश्चन का वन लाइनर सीरीज चलाने जा रहा हूँ, जो कि आपको 150 क्वेश्चन पर डे मिलेगा और 5000 तक का टारगेट है साइंस का। ठीक है? साइंस का जितने भी सब्जेक्ट का है वो क्वेश्चन है। दूसरा आपको मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक्स का स्पेशल चलेगा, जो कि 5000 क्वेश्चन होगा वन लाइनर में, वो भी चलेगा और डेली 8 बजे चलेगा। 5000 हिस्ट्री का वन लाइनर चलने जा रहा है 5000। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके चलने जा रहे हैं 5000 क्वेश्चन। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा 5000 वन लाइनर, क्योंकि आपको एनटीपीसी में आता है, बिहार एसएससी में आता है, ये सब ज़रूरी हो गया है। तो आपको ज़रूर पढ़िएगा, 8 बजे हमेशा चलेगा। ठीक है? तैयार रहिएगा। तो 8 बजे आपको नए टीचर के साथ आपको ऑनलाइनर का प्रैक्टिस होता रहेगा और मेरा एनसीईआरटी का चल रहा है बीपीएससी 4 के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए। बेसिक रूप से अगर जानना है तो पढ़ सकते हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। और सारा प्लेलिस्ट बन चुका है लगभग। साइंस का बचा हुआ केमिस्ट्री का था, बहुत दिन से मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया था, जो कि पढ़ा रहा हूँ। ये अब भाषा नहीं, सिर्फ पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो आपको इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है इसी के अनुसार। तो आपको इसमें देखना है कि क्या दोनों सही हैं। तो हाँ, 1 और 2 दोनों सही हैं। पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा को छोड़कर कमरे में अगर देखा जाए तो धातु जो रखिएगा कमरे में, वो तापमान ठोस अवस्था में पाई जाती है, सिर्फ पारा को छोड़कर। क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो एकदम काटा जा सकता है मुलायम होने के कारण। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। इसका डिटेल हम जानते हैं। तो पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, है ना। तो सभी धातुएं समानतः अगर देखा जाए कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान मतलब रूम का तापमान पर जो है ठोस अवस्था में पाई जाएगी, परंतु पारा जो है हमारा मर्क्यूरी जो है, इसका एकमात्र अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। पारा क्या है? द्रव अवस्था में है, तो धातु लेकिन द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं है। चलिए ये समझ गए, आगे बात करते हैं। सभी धातुएं, जो सभी धातु है, सभी धातुओं में पारा का गलनांक अगर पूछे तो सबसे कम होता है। कितना होता है? सबसे कम होता है। तो कितना के में होता है? तो 234 के होता है। अगर पारा का गलनांक सबसे कम पूछे तो 234 के बता दीजिएगा। अब पारे का उपयोग की बात करते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। पारे का उपयोग वायुदापमापी मतलब बैरोमीटर तथा तापमापी थर्मोमीटर के निर्माण में सूचक मतलब इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैरोमीटर में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। मतलब वायुदापी माप जो बैरोमीटर है उसका निर्माण में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। समझ गए? क्यों किया जाता है? इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, सूचक के रूप में किया जाता है। पारा का गलनांक अगर पूछे तो सबसे कम होता है, तो कितना? 234 के होता है। अच्छा, ये भी जान गए। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है। जो कठोर धातु है, आपको जो कठोर अवस्था में मिलते हैं, उसका एक सामान्य रूप से, जनरल रूप से भौतिक गुण होते हैं। परंतु क्षारीय धातुएं जो होती है इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आप काट सकते हैं। जैसे सोडियम का नाम सुने होंगे, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं। समझ गए? वो धातु है लेकिन क्षारीय धातु है, मतलब मुलायम धातु है। तो जैसे सिर्फ सोडियम ही नहीं, पोटाशियम को भी आप काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आराम से चाकू से काट दीजिए। तो अब से जो आप याद हमेशा रखते हैं कि सिर्फ चाकू से सोडियम कटता है, वो अब भूल जाइए। सोडियम तो कटता ही है, पोटाशियम को भी काटते हैं, लिथियम को भी काटते हैं। तो अगर ऑप्शन में आ जाए सोडियम
मान लीजिए ना दे ऑप्शन में, बहुत बार एग्जाम दे चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है, तो हो सकता है सोडियम ना दे, उसके जगह पे लिथियम दे दे। अब पूछ दे क्या ये चाकू से कटता है या नहीं कटता है, तो आप बोलिएगा कटता है। ये भी हो सकता है लिथियम को किससे काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि मुलायम होता है, क्योंकि ये क्षारीय धातुएं हैं। क्लियर? आगे चलें। अब दूसरे प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो समझिए, दूसरा प्रश्न है कि सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। बहुतायत मतलब होता है बहुत रूप से, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। पीला लैंप हो रहा है। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सड़क की जो आप लाइट देख रहे हैं, सड़क पे जो प्रकाश है, जो रोशनी मिलता है, वो पीले लैंप के रूप में आप देख रहे हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो किसका उपयोग है? इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? जो कि पीला लैंप के बारे में जानते हैं, सुने हैं, तो हम जानते हैं सोडियम का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सोडियम का। और सोडियम क्या है? अभी पढ़े थे, तो ये क्षारीय धातु है। क्यों है? क्योंकि बहुत मुलायम है, ये चाकू से कट सकता है ना? पढ़े हैं। अब चलिए इसमें जानते हैं। तो देखिए समानतः अगर प्रकाश के लिए अगर देखें तो 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, ज़रूरी नहीं कि पीला रंग ही, व्हाइट कलर का भी होता है ना? तो सड़क पे अगर हमको प्रकाश की बात करेंगे तो 3 रूप में हम लोग करते हैं, जिसमें पीला लैंप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब तो अलग-अलग कलर का, व्हाइट कलर का भी होता है, एलईडी अब लगाने लगे हैं ना? तो ये है, तो प्रकाश के लिए 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक तरफ लैंप है, एक तरफ उस उत्सर्जी जो प्रकाश का रंग है। तो देखिए सोडियम लैंप तो हम जान ही रहे हैं कि पीला लैंप कह सकते हैं उसे, जो कि रोडों पे लगाते हैं। तो पीला एवं एक वर्णी प्रकाश है। इसमें पीला होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है। किसमें? सोडियम लैंप में, इसलिए पीला लैंप भी कहते हैं। मरकरी लैंप आप जान ही रहे हैं, जो कि पारा वाला कहते हैं। तो मरकरी लैंप में श्वेत नीले रंग का प्रकाश है। अब देखिए मरकरी लैंप भी इस्तेमाल होता है, श्वेत रंग भी देख रहे होंगे, कहीं-कहीं रोड पे, कहीं-कहीं पीला का इस्तेमाल देखते होंगे, ज़रूर देखते होंगे। ठीक है। प्रतिदीप्ति लैंप एक होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश होता है। तो सूर्य के प्रकाश जैसा मिश्रित होता है आपको, उसमें येलो व्हाइट वाला मिक्सअप होता है। अब तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कठोर तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कठोर तत्व आपको दिख रहा है? तो वो दिख रहा है हमारा हीरा। क्या दिख रहा है? हीरा। हीरा क्या है? सर्वाधिक कठोर तत्व है। हीरा जो है, जिसे हम डायमंड बोलते हैं, सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है। तो जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, सारे तत्वों में सर्वाधिक कठोर आपको हीरा मतलब डायमंड है, डायमंड होता है। जबकि प्लेटिनियम अगर देखा जाए तो सबसे कठोर धातु है। तो अगर प्राकृतिक तत्व में पूछे सबसे कठोर, तो हीरा को टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कठोर धातु पूछे, तो हम प्लेटिनियम को लगाएंगे। सुनते जाइए, याद अवश्य होगा। तो प्लेटिनियम क्या है? सबसे कठोर धातु है। हीरा क्या है? हमारा प्राकृतिक तत्व है, जो कि सबसे कठोर होता है। चलिए, तत्व में पूछे तो हीरा को लगा के आ जाइएगा, धातु में पूछे तो प्लेटिनियम को लगा के आ जाइएगा। हर ढंग से मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो समझ के टिक लगाएंगे। क्वेश्चन को अवश्य पढ़िएगा, तभी ऑप्शन को देखिएगा। बात करते हैं प्राकृतिक में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। कितने अपरूप होते हैं? मतलब 3 रूप में आपको कार्बन का दिखेगा। सबसे तो कार्बन का पहला आपको अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर कार्बन की बात करेंगे, तो हमारा हीरा एक तो हो गया, दूसरा हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा, और तीसरा जो है क्या है? फुलेरीन के नाम से जानते हैं। तो हम बताएंगे बक को अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बक को अलग कर दीजिए। बक मिन्स्टर, बक मिन्स्टर अलग कर दीजिए। तो बक मिन्स्टर फुलेरीन। हीरा एक क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ है। हीरा क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसमें प्राकृतिक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो आपसे पूछेगा, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधु को, सहसंयोजक बंधन मतलब बॉन्ड के रूप में, है ना, जुड़ा हुआ। सहसंयोग मतलब
जुड़ के, सहयोग से, है ना, द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। कितने? 4 अन्य कार्बन मतलब दूसरा कार्बन से परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ये भी भूलिएगा नहीं। आगे सुनिए। हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के क्या करते हैं? वेधन मतलब ड्रिलिंग में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। अब हीरा जो है इतना बड़ा व्यापार होता है, हीरा का बहुत बड़ा समझिए ये चलता है। हीरे के लिए तो मार्केट हो जाते हैं, है ना, ये सब तो चलते आता है। तो हीरे का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है पता है? तेल के कुओं के बेधने के लिए किया जाता है। बेधन के लिए किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, तोड़ने के लिए किया जाता है, चट्टानों को काटने के लिए किया जाता है। कांच को भी काटने के लिए हम लोग हीरे का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका करते हैं, हीरे का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त या आभूषणों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है, हरा रंग से जम जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये हमारा ए और बी का मिश्रण होता है, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है इसलिए हरा हो जाता है। क्यों? चलिए जानते हैं। तो इसका डिटेल की बात हम करते हैं। जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है, मतलब आर्द्र वायु मतलब नमी वाले वायु में खुला रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। हरा जैसा आप देख रहे होंगे, काई जैसा जम जाता है। यह हरा पदार्थ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों का मिश्रण होता है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो इसका सूत्र जानिए, और कॉपर कार्बोनेट का सूत्र जानिए। अब सूत्र जानना है तो कैसे याद करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप सुनिए, याद कैसे होगा देखिए। कॉपर मतलब Cu, Cu मतलब होता है कॉपर। हाइड्रोक्साइड में होता है पानी, हाइड्रा ऑक्साइड पानी होता है, हाइड्रा मतलब तो OH हाइड्रा, और करेंगे 2, ऐसे बड़े ब्रैकेट से घेर देंगे। तो ये हो गया कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। और कॉपर कार्बोनेट में भी कॉपर तो होगा ही, और क से कार्बोट मतलब कार्बोनेट, कार्बो मतलब CO, है ना, तो आपका CO3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉपर कार्बोनेट हो गया। सुन लिए? याद हुआ? नहीं हुआ? सुन लीजिए फिर से। तो देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड में कॉपर का होता है Cu और हाइड्रोक्साइड होता है OH, और हाइड्रो ऑक्साइड है तो लगा देंगे 2, तो हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो CuOH2 ब्रैकेट में कर दीजिएगा, तो ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड का। कॉपर का ये भी होता है, कॉपर माने Cu, और कार्बोनेट का होता है CO, और CO नेट होता है 3, ऐसे याद करिएगा। तो CuCO3, समझ गए? तो CuCO3 किसका है? कॉपर कार्बोनेट का सूत्र है। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड का आ जाए तो हम बताएंगे कॉपर का CuOH2 होता है। OH मतलब हाइड्रा माने पानी, तो OH माने पानी, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। ऐसे याद रखिएगा। याद करवाने के लिए मैंने ये सब तरीके अपनाता हूँ। अगर आपको याद हो गया, और सिंपल अगर याद सुनकर होता है तो ही ठीक है, ज़्यादा ट्रिक पे मत जाइए। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है पारद। क्या है? पारद। अब पारद है तो पारद धातु मिश्रण होता है। पारा नाम सुने होंगे, पारद धातु मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन है, बताइए क्या है? पारा सुने हैं लेकिन पारद क्या होता है ना? तो आगे आंसर का जवाब दीजिए। आगे आंसर का जवाब दीजिए। तो पारा युक्त मिश्र धातु। क्लियर हो गए? पारद पारा, है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था। तो पारा युक्त है, पारा युक्त मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है।
अब मिश्र धातु है तो चलिए डिटेल देखिए। जब पारा मरकरी किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कह दीजिए, अमलगम कह दीजिए या पारद धातु कह दीजिए। तो कैसे? मरकरी किसी धातु से मिल जाए, मिश्र धातु बना दे, उसी को पारद धातु कहेंगे, अमलगम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोहे के, यहाँ पे देखिए, लोहे के अतिरिक्त प्रायः, लोहे के अतिरिक्त देखा जाए, लोहे के सिवा सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। मतलब लोहा को छोड़ दीजिए और सभी धातु को देखिए तो पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। चांदी के जो है पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों मतलब डेंटल कैविटीज में भरा जाता है। सोचिए, चांदी का जो पारद होता है, चांदी का जो पारे के साथ मिक्स करिएगा तो दांत के छिद्र को भरने के लिए बनाया जाता है। 6 मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी मिश्र धातु होती है? बताइएगा। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी मिश्र धातु होती है? तो वो होता है शीशा और एंटीमनी का। किसका? शीशा और एंटीमनी का। क्लियर? अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। मुद्रणालय में प्रयुक्त मुद्राक्षर, मुद्राक्षर बोलिए या टाइप धातु बोलिए, शीशा और एंटीमनी और टीन की होती है। तो मुद्रण जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं उसमें आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का धातु, कौन कौन सा धातु मिलकर बनता है ना? तो आपका शीशा, एंटीमनी और टीन का होता है, उसी को बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को ही बोला जाता है मुद्रणालय। ठीक है ना? अब इसमें याद रखिएगा शीशा कितना परसेंट, तो 60 से 86% होता है, शीशा मिलाया जाता है। एंटीमनी में 11 से 30% एंटीमनी मिलाया जाता है, 3 से 20% मिलाया जाता है और ये सब जो है मिश्र धातु होते हैं। तो इसके मिलाकर जो बनाया जाता है और ये सारा जो है मिश्र धातु बन के ही बनता है प्रिंटिंग प्रेस। धातु टाइप धातु बोलिए या धातु टाइप बोलिए, बनाता है। क्लियर? इसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता जानकारी की आवश्यकता थी। 7वां प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो जलने लगती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 है। कौन है? 1 और 2 है। तो वो याद रखिएगा, सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों जो है जलने लगता है खुले में रखिएगा तब। खुला वातावरण में रहा तो ये दोनों धातु जो क्षारीय धातु हैं, तीनों क्षारीय धातु है, मुलायम ही है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। लेकिन लिथियम को बाहर आप रख सकते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम को बाहर रखिएगा ना तो जलने लगेगा। तो इसलिए ये आपका लिथियम को छोड़कर दोनों आपका हो जाएगा सही। अब देखते हैं, सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम को हम शॉर्ट में आगे याद रखते हैं, Na बोलते हैं। किसे बोलते हैं? Na बोलते हैं। पोटाशियम को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? कौन से सिंबल से? K सिंबल से या इंडिकेट करते हैं। ये सवाल पूछता है इसलिए बताना आवश्यक था। तो सोडियम, पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। मतलब अभिक्रियाशील मतलब बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है, ये जान लीजिए। ये खुले वातावरण मतलब खुले एनवायरनमेंट में अगर रहेगा, ओपन एनवायरनमेंट में रहेगा, में रखने पर आग की तरह जलने लगती है। तो आग की तरह वो फैल जाता है, आग लगने की संभावना बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा आग लग जाती है, जल्दी लग जाता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। देखिए उल्टा होता है, जो आग लगने वाली सामान है जिसे हम सोडियम बोलते हैं, पोटाशियम बोलते हैं, जिसे हम खुले में रखेंगे सोडियम पोटाशियम को तो आग लग जाएगी। और सोचिए आग लगने वाला तो केरोसिन भी होता है, लेकिन रखा जाता है उसी में,
किसको? सोडियम पोटेशियम को। तो मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है ना? डुबो कर रखा जाता है वो भी। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्यूमीनियम जो होता है जिसे हम Al बोलते हैं। बताइए एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो वो होता है बॉक्साइट का। किसका प्रयोग होता है? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का होता है। अयस्क है ये। अब सुनिए, एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक धातु है, परंतु यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। फिर आप कमेंट लिखते हैं कि सर ये सर्वाधिक मात्रा में कैसे होगा, और भी तो धातु पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ को समझिए। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तो पाई जाती है, पाई जाने वाली धातु है, परंतु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। मतलब नेचर में ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाएगी। इसका क्या होता है? निष्कर्षण होता है। इसका क्या होता है? निष्कर्षण होता है। मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क में किया जाता है। तो इसका क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। मतलब बॉक्साइट नामक अयस्क में किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का, जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो ऑक्साइड जो बॉक्साइट है वो बॉक्साइट नामक एक अयस्क है। अयस्क के नाम से किया जाता है एल्युमिनियम को। और एल्युमिनियम को क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम के जल योजित जो ऑक्साइड होते हैं उसके रूप में पाया जाता है एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम एक जो है श्वेत चमक युक्त आघात वर्धनीय तन्य ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है। तो विद्युत का सबसे सुचालक धातु अगर देखें तो हम बताएंगे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है क्या है? विद्युत का सुचालक है। ऐसे भी टिक लगाइएगा। चांदी क्या है? सुचालक है कि उचालक है विद्युत का? बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो। एल्युमिनियम और चांदी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कमेंट बॉक्स में करिएगा। एल्युमिनियम से क्या है? ऊष्मा। ठीक है। आघात वर्धनीय होता है, बहुत ज़्यादा आघात करने की संभावना होती है। चमक तो होता ही है और श्वेत भी होता है। ठीक है। श्वेत व्हाइट कलर का होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। 9वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। साधारण तापमापी मतलब थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता ऑप्शन नंबर सी उच्च संचालन शक्ति है। क्या है? उच्च संचालन शक्ति है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। पारा जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक भी होता है, पारा भी होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक माना जाता है पारा को। तापमापी में इसका प्रयोग किया जाने के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मतलब पारा का इस्तेमाल तो हम थर्मामीटर में करते ही हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि उच्च संचालन शक्ति है, संचालन करने की शक्ति है, न कि गलनांक घनत्व, ऐसा नहीं। ठीक है। इसमें थर्मामीटर क्या करता है? उच्च रूप से, अच्छे रूप से, हाई लेवल से संचालन शक्ति करता है, बहुत बढ़िया से चलाता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है पहला अपारदर्शी है। अपारदर्शी एवं क्या है? चमकदार होना। इसके कारण अतः अंकित ताप के पाठन में सुविधा होता है। तो अंकित किया हुआ जो ताप है उसको पाठन मतलब पढ़ने में सुविधा होती है। दूसरा ऊष्मीय चालकता उच्च होना। इसमें ऊष्मीय चालकता क्या होता है? उच्च होता है। किसका? पारे का। तो पारे का होना मतलब शीघ्र ही ताप अंकित करना, तो तुरंत ही अंकित कर देता है। ठीक है। एक तो आप जो समझ जाइए कि अपारदर्शी एवं चमकदार जो है वो अंकित ताप के पाठन में सुविधा होता है। पाठन मतलब पढ़ने में। और ये जो ऊष्मीय चालकता उच्च है वो शीघ्र ही ताप को अंकित कर लेता है, बता देता है। ठीक है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण पारा जो है ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। तो आराम से वो शुद्धता रूप से, शीघ्रता से, जल्दी से मतलब जो है
बता देता है, अंकित कर देता है, पॉइंट कर देता है। चलिए 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। विद्युत चालित इस्त्री, मतलब आयरन की बात हो रही है, इस्त्री मतलब आयरन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है, विद्युत चालित इस्त्री मतलब आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हम करते हैं नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अब नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए इसके बारे में हम विशेष थोड़ा जानकारी लेते हैं। विद्युत चालित इस्त्री में गर्म करने वाले तत्व हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट मतलब विद्युत चालित इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में गर्म करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो वो होता है नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये भी जान गए। किसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में गर्म करने के लिए, तो हम करते हैं नाइक्रोम का प्रयोग। अब नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु टाइप, मतलब मिश्र धातु है। मिश्र धातु टाइप क्या? मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम में याद रखिएगा 80% निकेल मिलाए होते हैं और 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है, 20% क्रोमियम मिलाया होता है। तो 80% निकेल और 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है नाइक्रोम। समझ गए? तो क्रो से क्रोमियम और न से निकेल, याद रखिएगा, तो दोनों मिलके बना। अच्छा, अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं नाइक्रोम का? इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। नाइक्रोम एक क्या है? उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है। समझ गए? उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ माना जाता है। कौन? नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या क्या मिलाया होता है, तो हम बताएंगे निकेल और क्रोमियम, जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। तो जब वह गर्म होता है, पहली बार गर्म होता है कौन? आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जब गर्म होता है तो क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इससे इस परत के नीचे स्थित तार टूटने एवं जलने से बच जाता है। मतलब गर्म अगर होगा तो गर्म होगा तो गलने का संभावना रहता है, उससे बचाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कि गर्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, है ना। अब आप आयरन आराम से कर सकते हैं। अब 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। 11वां प्रश्न है कि तांबा किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है। तो तांबा जो है किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। तो तांबा किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है, तो विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। अब विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है तो सुन लीजिए, तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है। क्या है? सक्रिय धातु है, इसलिए यह जो है प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो तांबा जो है सक्रिय धातु है, एक्टिव मेटल है, इसलिए क्या होता है, यह प्राकृतिक में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाएगा। मुक्त रूप से भी पाया जाता है तांबा और संयुक्त रूप से मतलब जुड़ा हुआ रूप से, दोनों अवस्था में आपको मिलेगा। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है, अब विद्युत अपघटन आ गया तो सुन लीजिए, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधनों को क्या करते हैं, तोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने उसके रासायनिक बंधनों को तोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं विद्युत अपघटन। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्करण करके उसमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। 12वां प्रश्न, वह धातु पहचानिए जो निराविषी नन टॉक्सिक प्रकार की है। नन टॉक्सिक प्रकार की है मतलब स्वर्ण को कहते हैं। किसके कहते हैं? स्वर्ण को कहा जाता है। स्वर्ण की बात हो रही है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, स्वर्ण एक जो है निराविषी प्रकार की धातु है। अब निराविषी शब्द है, चलिए आगे बताते हैं क्या है। यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यह निराविषी प्रकार का वही हुआ कि ये जो स्वर्ण हमारा है वो प्राकृतिक रूप से मुक्त है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है हमारा स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण की मुद्रा, स्वर्ण जो हम सुनते हैं,
ठीक है। इसके प्रमुख अयस्क होते हैं किसके? स्वर्ण के। अब स्वर्ण के होते हैं, अब स्वर्ण के अयस्क कौन-कौन हैं तो सुनिए। केलावेराइट, कौन है? केलावेराइट, एक सिल्वेनाइट, ये दो है क्या है? स्वर्ण का अयस्क है। क्या है? स्वर्ण का अयस्क है। स्वर्ण के अतिरिक्त टीन, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम आदि अन्य निराविषीय धातु वे हैं। कौन है? निराविषीय धातु हैं। आगे सुन लीजिए, आगे तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप कहिएगा फिर बताए नहीं सर बाद में। निराविषीय का मतलब होता है नॉन पॉइजन, जिसमें आपको जहर की मात्रा नहीं मिलेगी। तो स्वर्ण ऐसा है, स्वर्ण मतलब सोना, सोना ऐसा धातु है जिसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? जहर नहीं मिलेगा, है ना? जहर आपको इसमें नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके मुंह से आप चख लिए तो जहर नहीं है, समझ गए? बच जाइएगा। और धातु में जहर की जो है प्रयुक्त होता है। तो निराविषीय मतलब निराविषीय, बिना विष का रहने वाला धातु स्वर्ण। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न सुनिए। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं परिघटना को? तो हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, जब कोई पदार्थ किसी जो है किसी धातु से बोल दे रहा हूँ, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, विकिरण मतलब जिसे एक्स रे बोलते हैं, एग्जाम्पल में दे रहे हैं, या दृश्य प्रकाश कहते हैं, एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित जो है इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। 14 प्रश्न देखते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा मतलब ब्रोंज, बताइए। तो तांबा और टीन का है। तांबा और टीन का जो है मिश्रित धातु है। कौन? कांसा। मिश्रित है मतलब मिला हुआ, मिलकर बना हुआ धातु है कांसा। कांसा जो है तांबा, कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। तो कांसा हमारा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, मतलब तांबा और टीन का मिला हुआ, मिलकर बना हुआ धातु है, जिसमें समानतः तांबा जो है 88%, कितना? 88%। टीन कितना? 12% होता है, ठीक है। मतलब कॉपर आपसे पूछेगा तो 88% और टीन पूछे तो 12% बता देना है। देखिए, तांबा को कॉपर कभी कभी दे देता है, कॉपर को कभी तांबा दे देगा, तो ध्यान रखना होगा आपको। कांसा का उपयोग जो है हम बर्तन बनाने तथा मूर्तियों बनाने में मतलब करते हैं। तो मूर्तियों को बनाने में हम करते हैं, बर्तन बनाने में हम कांसा का उपयोग करते हैं। कांसा का बर्तन का नाम सुने होंगे, कांसा का बर्तन लाओ, कांसा का ये लाओ। 15वां प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन है। ब्रोमीन है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, ब्रोमीन जो है जिसे हम Br से इंडिकेट करते हैं, एक अधातु है। अधातु है, धातु नहीं है, नमिष्ट धातु, अधातु है, जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय द्रव है, मतलब तेल जैसा द्रव है, पानी जैसा द्रव है। तैलीय द्रव बोलो मतलब तेल जैसा द्रव है। कौन? ब्रोमीन। कैसा है? गहरे लाल गहरे लाल रंग के होते हैं, एकदम लाल खून जैसा, कहिए गहरे लाल रंग के होते हैं। तैलीय द्रव है। कौन? ब्रोमीन। जिसमें क्या होता है? तीक्ष्ण गंध होता है। इसका उपयोग जो है कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों और औषधियों आदियों के निर्माण में किया जाता है। तो यही ब्रोमीन का जो इस्तेमाल होता है ना, पूछेगा आपसे कि ब्रोमीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो हम बताएंगे दवाइयों में भी किया जाता है, कीटनाशक जो छिड़कते हैं हम लोग फसलों को बचाने के लिए, उसमें भी किया जाता है, रंजक पदार्थों में किया जाता है, कृषि संबंधी जितने भी रसायन हैं मतलब लगभग उसमें हम ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि किस लौह अयस्क में
72% लोहा पाया जाता है। तो किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? कौन सा अयस्क में बताइए? इस सब अयस्क है इसमें सबसे ज़्यादा, तो 72% पाया जाता है मैग्नेटाइट में। तो मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, इसमें 72% आपका लोहा पाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम चारों के बारे में जानते हैं। तो देखिए लौह अयस्कों में पाए जाने वाले, मतलब लौह अयस्कों में पाए जाने वाला लौह प्रतिशत निम्नवत है। कौन कौन है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये जो चार है, चारों जो हमारा क्या है? लोहे का अयस्क है, लौह अयस्क है, आयरन अयस्क है। अब आयरन अयस्क है तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपको देखना होगा, तो 72.4% मैग्नेटाइट में तो सबसे ज़्यादा हो गया। हेमेटाइट में है 69.9%, ये इंपॉर्टेंट है। 48.2% जो है आपका सीधे राइट में है, और लिमोनाइट में जो है आपका 55% है। कितना है? 55% है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 70 के लमसम मान सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज, हम जान गए। अब इसके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ अयस्क का जो है, इसका जो नाम सुने आप, उसका सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र अगर आपसे पूछे, आयरन का हम लोग इंडिकेट करते हैं Fe से। क्या करते हैं? Fe से इंडिकेट करते हैं। तो Fe मतलब समझिएगा लोहे की बात हो रही है। तो मैग्नेटाइट में क्या है? लोहे का अयस्क है, तो Fe3 कर दीजिएगा, Fe3 कर दीजिएगा, O4 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र मैग्नेटाइट का। तो मैग्नेटाइट का सूत्र अगर पूछे तो Fe3G O4G, ऐसे याद रखिएगा। तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है। अगर हेमेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे Fe2O3 होता है, हेमेटाइट का सूत्र होता है। अब जैसे मैग्नेटाइट का सूत्र हुआ Fe3O4, उसी तरह O तो सब में है ना? O तो सब में है, टाइट है, तो हेमेटाइट में Fe2O3 होगा। ठीक है, ये जान गए। और जानना है तो लिमोनाइट की बात करेंगे तो Fe2O3 बोलेंगे प्लस 3H2O बता देंगे। क्लियर हो गए? तो Fe2O3 3H2O हो जाएगा। सिडेराइट का मतलब हो जाता है FeCO3 हो जाएगा, है ना? याद रखना होगा। तो FeCO3 जो है ये हमारा सिडेराइट का सूत्र है। लिमोनाइट की बात करेंगे तो Fe2O3 प्लस 3H2O होगा। ठीक है, तो क्या है? Fe2O3 प्लस 3H2O होगा। ये ध्यान रखना है, लिमोनाइट का सूत्र। ये इंपॉर्टेंट, आप सुने तो हमें याद हो जाएगा। 17वां प्रश्न क्या है कि कौन सी धातु जो है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो कि हथेली पर रखिएगा और रखने पर क्या है? पिघल जाती है। तो वो है गैलियम। क्या है? गैलियम। अब गैलियम जो है पिघल जाता है, तो अब इसके बारे में सुनिए, जानते हैं। गैलियम जो है जिसे Ga बोलते हैं, प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। तो शुद्ध रूप से ये नहीं पाई जाती है गैलियम, परंतु इसके यौगिक जो हैं बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो खनिजों में अल्प मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में ये पाया जाता है गैलियम। ठीक है, जिसे हम Ga से इंडिकेट करते हैं। गैलियम का गलनांक अगर पूछे आपसे, गलनांक पूछे तो आप बताइएगा 29.8 डिग्री सेल्सियस बताइएगा। और 29 मतलब 30 के लमसम भी याद रखिएगा, क्योंकि 29.8 डिग्री सेल्सियस है, तो वो समझिएगा 30 डिग्री सेल्सियस के लमसम माना जाता है गैलियम का गलनांक। जबकि मानव शरीर का समान ताप अगर पूछे, मानव शरीर का समान ताप तो हम जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 बता दीजिएगा, ऐसा 37 डिग्री सेल्सियस बता दिया। किसका? हमारा मानव शरीर का ताप बताना है। इसलिए यह धातु जो है हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। समझ गए? इसीलिए पिघल जाता है। 30 यहाँ है, 37% हमारे शरीर का ताप ही है, तो ये तो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये पिघलेगा ना, तो हाथ पे रखिए तो पिघल जाएगा ही। चलिए 18वां प्रश्न है कि विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? नाइक्रोम है। और नाइक्रोम में न से निकेल और क्रोम से क्रोमियम, ये आप जानते हैं, है ना? तो अब इसके बारे में चलिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है।
इलेक्ट्रिक आयरन जो आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं। रूम हीटर, वाटर हीटर, रूम हीटर हो, वाटर हीटर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, जो करंट की बात हो रही है, उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें नाइक्रोम होता है, इसलिए हीट होने की संभावना रहती है। ऊपर भी हम पढ़े थे क्वेश्चन में। ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की क्या है, कुंडलियों से संचालित होती है। तो उसमें जो तार जाता है नाइक्रोम का, उसी से संचालित होती है, जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु से क्या होते हैं, बने होते हैं। नाइक्रोम मिश्र धातु के बने कहिए या नाइक्रोम मिश्र धातु से बने होते हैं। आप जो भी शब्द ले सकते हैं आप ले सकते हैं। 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, मतलब कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। छोटा छोटा है तो जल्दी जल्दी चलेंगे। पीतल, तांबा मतलब कॉपर और जस्ता का मिश्रण, अब मिश्रित रूप मानिए या मिश्रण कह सकते हैं। तो तांबा और जस्ता मिलकर बनता है पीतल। अब ये हम जान गए। इसमें जो है तांबा और जस्ता, जिसे हम कॉपर और जिंक बोलते हैं, का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसके गुण के आधार पर अलग अलग आप कर सकते हैं। इसमें समानता आपको 68 से 71% तक आपको तांबा का हिस्सा मिलेगा, और जो भी बचा हुआ हिस्सा है, मान लीजिए आपका 29% बचा, ठीक है, तो 29% जो बचा वो शेष होगा जस्ता का मिला होगा। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण से बनेगा, मिश्र धातु से क्या बनेगा, पीतल का निर्माण होगा। 20वां प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो वो करती है कैडमियम। क्या करती है? कैडमियम। अब चलिए कैडमियम की बात हो रही है तो सुनिए। सभी क्षारीय धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, क्योंकि इनका आयनन विभव जो होता है हाइड्रोजन से अधिक होता है। क्या होता है? आयनन विभव जो होता है हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम, जिसे Cd से इंडिकेट करते हैं, का आयनन विभव जो होता है जल से कम होने के कारण यह जल में या जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसी उदासीन परमाणु, मतलब न्यूट्रल एटॉम की बात हो रही है, एटॉम के सबसे शिथिल बॉन्ड की कही, बंध है, यहाँ पे बंध हो गया है, ठीक है ना, बंध, शिथिल बंध, तो एकदम मुलायम बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। कैडमियम का उपयोग जो है बैटरी, टेलीविज़न के निर्माण में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। यही तो बात है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में करते हैं कैडमियम का उपयोग, हम पढ़ चुके हैं। बैटरी और टेलीविज़न के निर्माण में भी कैडमियम का उपयोग करते हैं। दोनों क्लियर हो गए। 21 क्वेश्चन नंबर है कि लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जस्ता का उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं, क्योंकि लोहे को बचाना है जंग से, तो जस्ता का इस्तेमाल तो करते हैं, लेप लगाते ही हैं। जस्ता मतलब जिंक, एक जो है जंग रोधी अभिकर्ता है। जंग रोधी मतलब उस पर जंग नहीं लगने देता है, जंग से बचाता है, ठीक है। इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन मतलब कोटिंग किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो जैसे ही जस्ता का लेप लगाते हैं, किस पे? लोहा पे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस पे जंग से बचाना है, और जंग से बचाएंगे। इसी प्रक्रिया को, जो जस्ते का लेपन लगाते हैं, उसी प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब गैल्वेनीकरण की बात हो रही है तो फिर से चलिए, तो गैल्वेनीकृत लोहा, गैल्वेनीकृत आयरन, जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। ये जो है जल में, साबुन के विलयन में, विलयन होने पे
विलयन होने पे या पेट्रोल हो और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन कर सकता है, सहन करने में सक्षम होता है। कौन? लोहा। इसी के कारण और जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है और जंग रहित लोहा, धब्बा रहित लोहा को बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है, तभी होता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। 22वां प्रश्न की बात करें, किसी धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है, वह है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है। तो सुनिए, एल्युमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। क्या है? अलौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। तांबे जो है लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज, रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रयोग हम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है और यह अलौह है, मतलब लोहा नहीं है इसमें, और ये लोहा वाला धातु नहीं है। तो इसमें क्या है? तांबे और लोहे की तुलना में तांबा जो है, हमारा कॉपर जो है, और लोहा की तुलना में बहुत कहिए हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से हवाई जहाज, रेल डिब्बों के पुर्जा में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का प्रयोग जो है तरल पदार्थों के डिब्बे बनाते हैं, कैनन बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम का। दरवाजे भी एल्युमिनियम का बनता है, खिड़कियां भी एल्युमिनियम का बनता है, तार का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बर्तन, पेंट, ठीक है, फ्लाई, ठीक है, फाइल आदि निर्माण में भी किया जाता है। फाइल बोलते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक उत्तरदायी है, तो वो है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। अब बोरेक्स उत्तरदायी है, तो चलिए हम जानते हैं। तो बोरेक्स, तो इसके बारे में डिटेल लेते हैं। तो पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो में, ज़्यादातर मजबूत होता है। यह कांच जो है ताप, मतलब हीट, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है, तथा विद्युत इलेक्ट्रिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। कौन? पायरेक्स कांच, ठीक है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। सोचिए कितना मजबूत होता है कि बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी कारण पायरेक्स कांच सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। पायरेक्स कांच को एक और नाम से जानते हैं, बोरोसिलिकेट कांच। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु, मतलब जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शाही जल भी कहा जाता है। ये थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। धूप के चश्मों के लिए
निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्रूकस कांच का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रूकस कांच का उपयोग करते हैं। अब इसका डिटेल अगर बात करें तो सुनिए। धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रूकस, क्या कहते हैं? क्रूकस कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप से बचने के लिए हम लोग कौन सा चश्मा पहनते हैं? क्रूकस कांच का। क्राउन कांच का इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रयोग का पहनते हैं हम लोग। क्रूकस कांच में उपस्थित सीरियम ऑक्साइड, जिसे CeO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CeO2 बोलते हैं। किसका है? सीरियम ऑक्साइड का सूत्र है। नामक पदार्थ सूर्य के प्रकाश से आने वाले परावैंगनी किरणें, जिसे UV रे बोलते हैं, को अवशोषित कर लेता है। तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि जर्मन सिल्वर में, सिल्वर मतलब चांदी है ना, तो जर्मन चांदी बोलिए, जर्मन सिल्वर बोलिए। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? तो हम बताएंगे इनमें से कोई नहीं सही है। देखिए, जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेल सिल्वर कहते हैं, जिसमें 50% आपको तांबा मिलेगा, 35% जस्ता मिलेगा और 15% निकेल होता है। तो इसमें चांदी नहीं होता है, तो आपको इसमें चांदी जो है आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गए? तो सिल्वर जो आप सुन रहे हैं, जिसे चांदी बोलते हैं, चांदी नहीं होता है इसमें, इसलिए डी आंसर हुआ। तो मैंने जो बोला जर्मन अगर चांदी ऑप्शन में दे दे, मतलब बोल दे, या जर्मन सिल्वर बोल दे, तो समझिए सिल्वर है तो सिल्वर इसमें नहीं है तो तांबा आपका, जस्ता है और निकेल होगा। बस इतना जान लीजिए। 27 क्वेश्चन नंबर है, टाका एक मिश्र धातु है। टाका क्या है? एक मिश्र धातु है, टीन तथा शीशे की है। क्या है? टीन तथा शीशे की है। अब टीन तथा शीशे की है, टाका मतलब, टाका में कौन सा धातु है? टीन और मिश्र धातु मिलाकर बनता है, मतलब टीन और शीशे को मिलकर बनता है टाका। तो टाका को सोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो टाका को सोल्डर के नाम से भी जानते हैं, ये अवश्य याद रखिएगा। यह एक क्या है? मिश्र धातु है, ये भी अवश्य याद रखिएगा। जिसमें 68% क्या होता है? शीशा होता है, 32% होता है टीन होता है। कितना होता है? 32% टीन होता है, जिसका प्रयोग हम बर्तन में टाका लगाने के लिए करते हैं। बर्तन में क्या करते हैं? टाका लगाने के लिए प्रयोग करते हैं टाका का। और शीशा और टीन मिला होता है, 68% शीशा, 32% चट्टान। अब है 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? क्षयकरण में आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा नमी में जो है आवश्यक है। तो क्षय तथा नमी में आवश्यक है, तो सुन लीजिए। जब लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, जब लोहा वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगा, तो लोहा उनके साथ प्रतिक्रिया करके अवांछित यौगिक बना लेता है। क्या करता है? अवांछित यौगिक बना लेता है, जिससे लोहे का क्षय होने लगता है। क्या होता है? लोहे का क्षय होने लगता है। इसे लोहे पर जो है जंग लगना या क्षयकरण कहलाता है। तो लोहे पर जंग लगना कहलाएगा या क्षयकरण कहलाएगा। जो लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है, आप देखे होंगे जंग लगता है तो लाल भूरे रंग का आपको दिखता होगा, छूटता होगा, है ना। चलिए 29वां प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न है कि बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड जैसे ही आपको आया होगा तो एल्युमिनियम दिमाग में आया होगा, इसी का अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। यह जो है एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत है। कौन? बॉक्साइड। यह जो है लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। कौन? बॉक्साइड। भारत के उड़ीसा राज्य में देश के कुल बॉक्साइट का लगभग 51% आपको हिस्सा भंडारित है। किसका? बॉक्साइट का, मतलब एल्युमिनियम का, है ना। क्लियर। अगर बात करें 30वां प्रश्न का, 30वां प्रश्न है ग्राफीन है। तो ग्राफीन क्या है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्या है? नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन जो है द्विआयामी संरचना वाला कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? अपरूप है, कार्बन का एक हिस्सा है, ये जरूर ध्यान रखना है। यह साधारण कार्बन की एक अणु की मोटाई वाली एक पतली परत है। मोटाई वाली क्या है? एक पतली परत है। कौन? गैफ्रीन। गैफ्रीन की विशेषताओं के कारण
इसके नैनो टेक्नोलॉजी में अनेक जो है अनुप्रयोग होते हैं। कई रूपों में प्रयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, ज़्यादातर ग्राफीन का, क्योंकि कार्बन का ही अप्रूप माना जाता है, कार्बन का ही। 31 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक, ठीक है, स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रेफाइट भी एक तरह से कार्बन का ही हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। क्या है? शुद्ध है, क्रिस्टलीय रूप है, जिसके परमाणु षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? षष्ठकोणीय जो होते हैं, संरचना जो होता है उसमें व्यवस्थित होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, देखिए सिर्फ शुद्ध रूप माना जाता है। ग्रेफाइट की विभिन्न परतें आपस में दुर्लभ वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है। क्या रहती है? वांडर वाल्स द्वारा जुड़ी रहती है। इन परतों की एक दूसरे के ऊपर फिसलने की प्रकृति के कारण इन्हें स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो आभूषण बनाने वाला सोना अधिकतम शुद्ध होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना है अधिकतम शुद्ध होता है, तो वो 22 कैरेट का होता है। हम तो जानते हैं 24 कैरेट का सुनते हैं, लेकिन बनाने वाला बोल रहा है तो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध तो 24 कैरेट का सुनते हैं, है ना, सुने होंगे, लेकिन बनाने वाला सोना अधिकतम शुद्ध होता है 22 कैरेट का। तो चलिए बता देते हैं, सोने की शुद्धता का मापन कैरेट से किया जाता है। इसे 0 से 24 के पैमाने पर मापा जाता है, मतलब 0 से लेकर 24 कैरेट तक माना जाता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। आभूषण निर्माण के लिए सर्वाधिक जो है 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें और मिलाया जाता है, कुछ और चीज मिलाया जाता है। सोने की शुद्धता का बढ़ता स्तर क्या है? 10 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे बांटा गया है। जिसमें 10 कैरेट है वो 41.7% सोना उसमें होगा। 14 कैरेट में 58.3% सोना होगा। 18 कैरेट में आपको 75% सोना होगा। 22 कैरेट में आपको 91.6% सोना होगा। ठीक है, 24 कैरेट में आपको 100% सोना आपको मिलेगा। चलिए 33वां प्रश्न क्या है कि धातुओं को पीटकर उनकी लंबाई बढ़ाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्मों को बताता है? तो वो बताता है ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता को बताता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता को बताता है। अब देखिए बात करते हैं कि किसी पदार्थ को दबाने पर उसका जो है संपीड़ित होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाएगा। सुनिए, आघात वर्धनीय पदार्थ को हथौड़े से पीटकर आसानी से चपटा किया जा सकता है। आघात करके मतलब मार के उसके आकार बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? तो हम बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका पड़ जाता है पीतल का। अब जानकारी लीजिए, तो पीतल पीले रंग की चमकदार धातु है। पीतल पीले रंग का है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग जो है बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो पीतल का बर्तन आप सुने होंगे, तो पीतल का बर्तन का बना होता है, पीले रंग का होता है। वायु में रखने पर जो है पीतल का रंग जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हल्का हो जाता है, फीका पड़ जाता है। मतलब आप देखें कभी कभी काला धब्बा लग जाता होगा, है ना, पीला एकदम नहीं लगता होगा, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं।